दोस्तों वैल्यूएशन का आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो 55 टू 60 ईयर से बिलोंग करते हैं और जो लोग रिटायरमेंट की तरफ बहुत ग्रेसफुली बढ़ रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में भारत में जो वृद्ध लोग हैं, जो एजिंग पॉपुलेशन है, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहने वाली है कि उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास कोई भी युवा व्यक्ति नहीं रहेगा। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो छोटे छोटे शहर है दोस्तों, वहां पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है। जो भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बन रही है। इसीलिए दोस्तों जो छोटे शहरों का युवा होता है वो वहां पर पढ़ाई लिखाई तो कर लेता है, लेकिन जब उसको नौकरी मिलने की आस बनती है, जब उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, वो बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों आप छोटे शहरों में ऐसे कई माता पिता देखेंगे जो अकेले रह रहे, उनके साथ उनके बच्चे नहीं रह रहे, उनके पास उनके बच्चों का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। और दोस्तों इन सारे वृद्ध लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहां तो हमने बात की फिजिकल प्रेजेंस की, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्रेजेंस की बात करें तो आपको पता चलेगा जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट हो पा रहे हैं वो चाहते तो है कि अपने माता पिता को कुछ पैसा भेज सके जिनसे उनके माता पिता का पालन पोषण हो सके। लेकिन होता यह है कि बड़े बड़े शहरों में खर्चे इतने बढ़ जाते हैं और जब नया नया बच्चा किसी जॉब पे लगता है तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है और उस सैलरी में दोस्तों वो इतना पैसा नहीं बचा पाता कि अपने माता पिता को एक हैंडसम अमाउंट घर पे भेज सके। और इसीलिए दोस्तों जब युवा व्यक्ति शहर छोड़कर बड़े शहर में चले जाता है तो दोस्तों होता यह है कि उसके जो माता पिता है वो फिजिकली भी अपने बच्चों को मिस करते हैं और फाइनेंशियली भी उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। अब दोस्तों ये सब बातें करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वस्तु स्थिति इसी तरह से है कि हमारी युवा पीढ़ी कितना भी चाह ले अपने माता पिता की सेवा करना, लेकिन कंडीशंस इस तरह से बन गई है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे। और इसीलिए दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं और जिनके बच्चे आने वाले समय में एक्चुअली उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो उन लोगों को अपना ख्याल फिजिकली भी रखना है और अपना ख्याल फाइनेंशियली भी रखना है। और दोस्तों ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बच्चे बहुत रेगुलर तौर पर उनको पैसा भेज पा रहे होंगे। ऐसे व्यक्तियों ने भी दोस्तों अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना चाहिए, क्योंकि जब आपका खुद का सोर्स ऑफ इनकम होता है तो समाज में आपको इज्जत मिलती है, आप अपने बच्चों के ऊपर में बर्डन नहीं बनते हो। इसीलिए दोस्तों खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करना ये बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो दोस्तों अगर आप ग्रेसफुली रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आपने ध्यान में रख लिया, जिनके लिए अगर आपने प्लान कर लिया, तो दोस्तों आप बहुत हैप्पीली एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट खुद का हासिल कर सकते हो और उसको एंजॉय भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं जानने के लिए कि ऐसी क्या चीज हमको करने की जरूरत है जिससे हम हैप्पीली रिटायर हो सके, वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हुए। दोस्तों जो पहला मुद्दा हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि भाई रिटायर होने के बाद में आपकी जिंदा रहने की संभावना कितनी बनती है। अब बहुत लोग दोस्तों इस बात को सुनकर कह रहे होंगे कि भाई किस तरह की अटपटी बात करते हो, हर कोई तो रिटायरमेंट के बाद जिंदा ही रहना चाहता है, कौन अपनी जिंदा रहने की संभावना निकालता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिंदा रहने की संभावना अगर आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो उसी के बेसिस पर दोस्तों आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। और अगर आपने जब तक भी जिंदा रहेंगे तब तक की अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई है तो ही दोस्तों आप एक हैप्पी रिटायर्ड स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, वरना दोस्तों आपको एंड में बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस आने वाला है। तो दोस्तों अगर मोटा मोटा तौर पर बात करें, मेडिकल साइंस की जिस तरह से प्रगति भारत में हुई है उस तरह से रिटायरमेंट के बाद में आप 15 से 20 साल तो ऑन एन एवरेज जिंदा रहोगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, अगर आपका खान पान सही है, अगर आप नींद प्रॉपर लेते हो, तो हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के बाद में तकरीबन 30 साल तक भी जिंदा रहे। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो 100 के नंबर को टच करने वाले। अब दोस्तों अगर संभावना ये है कि आप 80 से 90 साल की उम्र तक जिंदा रहने वाले, तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी 80 से 90 साल तक की करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों रिसर्च ये कहता है कि जो भी लोग 90 साल तक की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते उनको एंड में बहुत मेंटल स्ट्रेस आता है, क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूअसली महंगाई बढ़ती जाती है। और अगर आपने प्लान सिर्फ 10 या 11 साल का किया हुआ है तो 15वें साल के बाद दोस्तों महंगाई जो है आपकी सेविंग्स को बीट कर जाती है। और दोस्तों जिस तरह से महंगाई भारत में बढ़ रही है, मैं आपको बता दूं आपको कम से कम 90 साल तक की आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी चाहिए। अब दोस्तों जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो फैक्ट है कि धीरे धीरे दोस्तों हम लोग एज होते जाएंगे, धीरे धीरे हम और वृद्ध होते जाएंगे। लेकिन दोस्तों वृद्ध होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेसफुली वृद्ध होना बहुत जरूरी है, सक्सेसफुली एज होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों सक्सेसफुल एजिंग की कंसेप्ट को आपको समझना होगा। अब दोस्तों जब मैं सक्सेसफुल एजिंग की बात कर रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप जब तक भी जिंदा रहेंगे, आप जिस उम्र को भी हासिल करेंगे, तब तक दोस्तों आपको हेल्दी, हैप्पी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है।
मैंने ऐसे कई लोग देखे दोस्तों कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनको ये डर सताने लग गया कि भाई जो भी रिसोर्सेस मैंने जमा के रखे थे वो आज मुझे कम पड़ रहा है, और अगर मैं यहां से और आगे जिंदा रहूंगा तो मेरी जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। और दोस्तों इसके वजह से उनको स्ट्रेस आते गया, और जैसे उनको स्ट्रेस आया उनकी हेल्थ डगमगा गई, और खुदा ना खास्ता दोस्तों अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो बहुत बुरा होगा। इसीलिए दोस्तों हम जब सक्सेसफुल एजिंग की बात कर रहे हैं तो हमको हमारे हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना है, हमको हमारी हैप्पीनेस की तरफ भी ध्यान रखना है, और हमको हमारे फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों हम किसी भी उम्र में रहे हमको जीना नहीं छोड़ना है, और जिंदा रहने के लिए दोस्तों खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुशी के लिए दोस्तों ये जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कोई भी तनाव ना आए। और दोस्तों इस तनाव का सबसे बड़ा कारण ओल्ड एज में आपका बन सकता है आपका फाइनेंशियल हेल्थ। और दोस्तों इसी फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए आज हम यहां से कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं। अगर आपने वो स्टेप्स सही तरह से ले लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं सताएगा। अब दोस्तों जब हम सक्सेसफुल एजिंग में खुश रहने की बात कर रहे हैं तो हमको फिजिकल सेहत इतनी सही रखनी, फाइनेंशियल सेहत हमको सही रखनी है। अब दोस्तों फिजिकल सेहत तो कंप्लीटली आपके हाथ में कि आप किस तरह से खाना खाओगे, किस तरह से एक्सरसाइज करोगे और किस तरह से खुद को हैप्पी रखोगे, तो दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा काम यहां पर ये बनता है कि फाइनेंशियल हेल्थ को सही तरह से कैसे रखना है वो मैं आपको समझाऊं। और दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूं। ये जो डायग्राम दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे एक छोटा सा गोल है और एक बड़ा सा गोल है। दोस्तों ये जो छोटा सा गोल है ये आज का हमारा नजरिया, और ये जो बड़ा सा गोल है दोस्तों ये 30 साल बाद की रियलिटी होगी। अब दोस्तों आप ये बात तो मानेंगे कि जनरली हम जब किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं कि सामने जाके कितनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है और कितनी बड़ी आपत्ति हमारे साथ आ सकती है, तो जनरली हम उसको डाउन टाइम करके देखते हैं। मतलब कि आज आपको लग रहा होगा कि भाई मुझे तो सिर्फ बीपी और डायबिटीज है, आने वाले समय में ऐसी कौन सी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी मेरे पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां से 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपका यही बीपी और शुगर आपको छोटा सा ऑपरेशन भी नहीं करने देगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे जिन्होंने 60 इयर्स की एज में अपने बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया, और जब तक वो 70 की एज में आ गए एक छोटा सा कैटरैक्ट का ऑपरेशन करने के लिए भी दोस्तों उनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और 5-5 6-6 बार उनका ऑपरेशन पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों हेल्थ के साथ ये चीज बिल्कुल हो सकती है कि आज हमको लगता है कि हमारे साथ तो इतनी सी सिचुएशन है, ये कितनी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते वो जो रियलिटी होगी 30 साल बाद की वो बहुत भिन्न भी होगी और वो बहुत बड़ी भी होगी। इसीलिए दोस्तों हमको हमारी सेहत को भी प्लान करना है, और उसी के साथ साथ दोस्तों हमको हमारा फाइनेंशियल हेल्थ भी प्लान करना है। आज दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने अगर अगले 30 साल के लिए 1 लाख रुपए प्रति महीने का भी जुगाड़ कर लिया है तो शायद मेरे लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, बहुत काफी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं रियलिटी पता है क्या होगी? रियलिटी होगी कि यहां से 3 साल बाद अगर आपका 3 लाख रुपए प्रति महीने का भी इनकम आ रहा है तो दोस्तों वो आपको कम पड़ने लगेगा, क्योंकि महंगाई उसी तरह से बढ़ते जा रही है। और दोस्तों इसके लिए अगर आपको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव डेवलप करना है तो आपको क्या करना है, 60 इयर्स के एज से जो अगले आपके 30 साल है मतलब कि 90 साल का है, इनका कंपैरिजन आपको करना है आपके बीते हुए 30 सालों से। मतलब कि 60 टू 90 का कंपैरिजन आप करेंगे 30 टू 60 की एज ब्रैकेट से। अब दोस्तों जब आप 30 साल के थे तो उस टाइम पे आपको लगता होगा कि जिंदगी में ऐसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन दोस्तों 60 में आते आते आपने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख लिए कि आपको खुद हंसी आ रही होगी कि भाई 30 में मैं कितनी बचकानी सोच रखता था, और उस टाइम पे जो भी चीज मैं सोचता था उससे कई गुना ज्यादा मुसीबतें मेरी जिंदगी में आई। उसी तरह से दोस्तों 30 में जब भी आप सोचते होंगे कि भाई इतना पैसा अगर मैं कमा लूंगा या जमा लूंगा तो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट होगा, लेकिन जब तक आप 60 में आए तो आपको पता लग गया होगा कि भाई उस जमाने में अगर मैं थोड़ा ज्यादा प्लानिंग कर लेता तो आज मैं बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में होता। उसी तरह से दोस्तों जब आप अगले 30 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो गलतियां मत कीजिए जो आपने पिछले 30 साल में की थी। अब दोस्तों आप यहां से पकड़ के चलिए कि जो भी आपके दिल में एक फिगर आ रहा है कि भाई अगर मैं महीने का इतना इतना कमा लूंगा तो मेरे लिए सफिशिएंट होगा, तो दोस्तों उसकी कम से कम 3 गुना की आप तैयारी करके रखिए। तभी दोस्तों 90 साल की उम्र तक अगर आप जिंदा रह जाते हैं तो आपको और आपके स्पाउस को बहुत कंफर्टेबली जिंदगी बिताने में मदद होगी, वरना दोस्तों यहां पर दिक्कत होने वाली है। दोस्तों ये जो मैंने बात की ये बहुत बेसिक बात है, ये हर कोई जानता है पर कोई इसको एक्नॉलेज नहीं करता, कोई इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। ये आपको करना है कि हमारा जो नजरिया होता है और जो सच्चाई भविष्य की होती है उसमें बहुत फर्क होता है, और इसीलिए दोस्तों हमको हमारा नजरिया थोड़ा सा यहां पर बढ़ाना होगा, हमको हमारी प्लानिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल पर करनी होगी। और इसके लिए दोस्तों अभी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी हम रिटायर नहीं हुए। और दोस्तों जो लोग रिटायर हो भी गए हैं उन्होंने भी अगर अपनी प्लानिंग थोड़े छोटे नजरिए से की होगी तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा अपना नजरिया बदलिए और थोड़ी सी अपनी प्लानिंग बड़े लेवल की कीजिए, ताकि सामने जाके कोई भी शौक आपको लगे नहीं।
और दोस्तों जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं लास्ट 30 साल से आने वाले 30 साल की, तो आपको तीन चीजें दिखने की जरूरत है कि भाई अगर मैं यहां पर एक चार्ट बना दूं, इधर लिखूं 30 साल और इधर लिखूं 60 साल, और अगर मैं एक एक पैरामीटर कंपेयर करते जाऊं तो किस तरह से करेगा। अगर मैं हेल्थ चैलेंजेस की बात करूं तो 30 साल की उम्र में आपके हेल्थ चैलेंजेस कम थे, लेकिन 90 साल की उम्र में आपके हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने वाले। उसी तरह से दोस्तों जो आपकी काम करने की क्षमता थी वो 30 साल की उम्र में बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या 90 साल की उम्र में उतनी रहेगी? नहीं, वो बहुत कम हो जाने वाली है। उसी तरह से दोस्तों अगर जिंदगी में आपका कोई फाइनेंशियल चैलेंज आ जाता है तो उसको टैकल करने की जो आपकी कैपेसिटी थी वो दोस्तों 30 साल की उम्र में बहुत ज्यादा थी, लेकिन 90 साल की उम्र में दोस्तों वो कैपेसिटी बहुत कम होने वाली है। तो दोस्तों जो पिछले 30 साल थे उसमें भी अगर 60 साल तक आते आते हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा गया है, हमारा हेल्थ प्लानिंग गड़बड़ा गया है, तो सोचिए आने वाले समय में जब हमारी कैपेबिलिटीज कम हो जाएंगी, जब हमारा हेल्थ हमारा साथ नहीं देंगी, हमारी कमाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो हमको फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह का करना पड़ेगा। अगर आप एक छोटा सा आकलन करेंगे तो मैं जो भी बात आपको समझाना चाहता हूं कि हमको हमारा नजरिया बड़ा करना चाहिए, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब तक तो आप ये बात समझ गए होंगे कि भाई रिटायरमेंट के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे सक्सेसफुल पता है कौन होता है? वो होता है जिन्होंने प्लानिंग 20 से 25 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, या वो भी होंगे जिन्होंने 40 से 45 की एज में शुरू कर दी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने अब तक नहीं की है तो 55 से 60 भी कोई बुरी उम्र नहीं है, आपको अब शुरू करनी चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, आगे की प्लानिंग करने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। उसमें से दोस्तों सबसे पहला सवाल पता है क्या होगा? कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद करना क्या चाहता हूं? क्या मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं? क्या मैं स्ट्रगल करना चाहता हूं? अब दोस्तों जैसे ही मैंने स्ट्रगल बोला, बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई रिटायरमेंट के बाद स्ट्रगल कौन करना चाहता है, हर कोई तो ऐशो आराम की जिंदगी ही जीना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कई लोग मैं जानता हूं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से काम किया, बड़े बड़े पदों पर वो लोग बैठे रहे, बड़े बड़े पोस्ट पर वो लोग बैठे रहे, और वहां पर जिंदगी में उनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो उनका सपना है कि रिटायरमेंट के बाद में वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहते हैं, खेती करके देखना चाहते हैं, कोई बिजनेस करके देखना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, और खुद की कैपेबिलिटी को और होन करने की कोशिश करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जब वो स्ट्रगल करेंगे तो और कहां जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐशो आराम के साथ में स्ट्रगल का भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये भी हमको मानना होगा। और दोस्तों इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप स्ट्रगल करना चाहते हैं? ये सवाल दोस्तों आपको खुद को आंसर करना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका आने वाला प्लान बनने वाला है। दोस्तों आपको अगला सवाल यह भी पूछना चाहिए कि क्या मैं कोई सेकंड करियर करना चाहता हूं या किसी काम में वॉलंटियर करना चाहता हूं, जैसे कि मैं किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लूं या किसी सोसाइटी को ज्वाइन कर लूं या किसी क्लब को ज्वाइन कर लूं और उनकी मदद करूं इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। आपने दोस्तों ऐसे क्लब्स देखे होंगे जो लोग, जहां पर कोस्टल एरियाज होते हैं जैसे कि मुंबई है, गोवा है, यहां पर आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह उठते हैं, बीच पर जाते हैं, बीच का पूरा कचरा उठाकर एक जगह कर देते हैं ताकि उस शहर का जो बीच है वो साफ रह सके। तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी भी ऐसी तमन्ना हो कि मैं कुछ सोशल वर्क करूं, या दोस्तों ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको चाहिए होगा कि भाई मैं अपना दूसरा करियर करूं। मैंने पिछले 30 साल एक तरह का करियर फॉलो किया, मैं चाहता हूं कि एक और एक्सपेरिमेंट खुद के साथ किया जाए और 60 से लेकर 90 तक एक और कोई दूसरा करियर खुद के लिए डेवलप किया जाए, ताकि जब मैं यमराज के पास जाऊं, जब मैं स्वर्ग में जाऊं, तो ये बता सकूं कि भाई मैंने एक एक बार नहीं, दो बार सक्सेसफुल 2 करियर में काम किया। तो दोस्तों ये भी आपकी तमन्ना हो सकती है, ये भी आपकी मंशा हो सकती है। तो इस सवाल का भी दोस्तों आपको आंसर देना होगा कि भाई क्या आप किसी सोशल वर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या आप खुद का सेकंड करियर सेट करना चाहते हैं। ये भी दोस्तों आपकी तमन्ना हो सकती है और इसके ऊपर आपने सोचना चाहिए। अब दोस्तों स्ट्रगल, ऐशो आराम, सोशल वर्क, सेकंड करियर, इसके अलावा भी एक और ऑप्शन हो सकता है कि क्या आप अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई 60 साल की एज में क्या एजुकेशन परस्यू करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे कई लोग आप जानते होंगे, आपने कई लोगों के बारे में वीडियोस देखे होंगे, सुना होगा सोशल मीडिया पर, कि जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में फिर से एक नया ग्रेजुएशन किया, या कभी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तमन्ना थी तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और जवान जवान बच्चों के साथ में बैठ के कॉलेज में दोस्तों उन्होंने फिर से डिग्री ली। अब दोस्तों मेरे एक अंकल है जिनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने जैसे ही रिटायरमेंट लिया उसके अगले दिन से ही दोस्तों वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मतलब कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लाई, उसके बारे में पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। अब मैंने उनको पूछा कि भाई 60 साल की उम्र में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके कर क्या लोगे? तो पता है उन्होंने क्या बोला? भाई बात ये नहीं है कि मैं इसको पढ़कर कुछ फायदा ले लूंगा या नहीं लूंगा, बुढ़ापे में जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने मुझे लगता है वो लगता है खुद को रिलेवेंट लगने का।
अब दोस्तों ये जो रिलेवेंट की बात मैंने उनसे सुनी तो सडनली मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि दोस्तों उनका एनालिसिस बुढ़ापे को लेकर बहुत ही परफेक्ट था। दोस्तों बहुत सारे लोग जब बुढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो वो इररिलेवेंट खुद को फील करते हैं। उनको लगता है कि जो समाज है मैं उसमें फिट नहीं हो पा रहा हूं, जो यंग लोग हैं वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी बेटी बेटा जो है वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं आज की दुनिया को नहीं समझ पाऊंगा। और दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के साथ में रिटायरमेंट के पहले ही हो सकता है। उनको लगता है कि वो दुनिया के साथ में आउटडेटेड हो चुके हैं, और इसीलिए वो जो अंकल थे वो खुद को कंप्यूटर की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपडेटेड रखना चाहते थे, ताकि कोई यंग आदमी अगर उनके बाजू में आ जाए और बैठ जाए तो वो आज की दुनिया के, आज के टेक्नोलॉजी के ऊपर उस यंग आदमी के साथ में कम से कम आधा घंटा बात कर सके। इतना नॉलेज उनके पास होना चाहिए। वो यंग आदमी जब उनसे बात करे तो ये फील करे कि भाई ये अंकल उम्र से तो बुढ़े हो रहे हैं लेकिन दिल से बुढ़े नहीं हो रहे। तो दोस्तों रिलेवेंस की ये खोज भी आपको एजुकेशन परस्यू करने के लिए सफिशिएंट हो सकती है, या ये आपको प्रेरणा दे सकती है कि भाई मैंने खुद को रिलेवेंट रखने के लिए नया नया एजुकेशन लेना चाहिए। वो भले ही फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल हो, लेकिन आपको पढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों ये भी आपको सोचना होगा कि क्या आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते। दोस्तों आप खुद को यह सवाल भी पूछ सकते हो कि क्या आपको पढ़ना पसंद है, क्या आपको लिखना पसंद है, क्या आपने जिंदगी पर जो भी नॉलेज हासिल किया है उसको आप किसी को कंसल्टिंग के फॉर्म में कंसल्ट करके भी दे सकते हो, ये आपको पसंद है। तो दोस्तों ये जब सवाल आप खुद से पूछेंगे तो आपको खुद के लिए क्लैरिटी आएगी। उसी तरह से दोस्तों क्या आप कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, कोई पर्सनल डेवलपमेंट क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई रिक्रिएशनल क्लब ज्वाइन करना चाहते हो जिससे आपका मनोरंजन हो सके, जिससे आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो सके, तो दोस्तों इन सारे सवालों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई जब वीडियो शुरू किया था तो ये कहा था कि आज मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी है वो बताऊंगा, लेकिन अब तो भैया तुम सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी झाड़ रहे हो। तो दोस्तों मैं यहां पर फिलोसफी नहीं झाड़ रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्लान के बारे में सोचते हो तो आपको पहले अपना मेंटल सेटअप बनाना होता है। पहले आपको खुद के लिए कुछ गोल सेट करने होते हैं, पहले खुद की आने वाली रियलिटी को मैप करना होता है। तभी दोस्तों आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो जो भी लाइफ मुझे चाहिए, उसके लिए जो भी खर्चे मेरे जिंदगी में होने वाले हैं, तो उसके लिए आवक कहां से आएगी, उसके लिए फाइनेंस का जुगाड़ होगा कहां से। और दोस्तों अगर आपने जिंदगी में ये समझ डाला कि भाई पैसा आने वाला कहां से और पैसा जाने वाला कहां है, तो ये समझ डालने से दोस्तों आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। और दोस्तों जैसे ही आपका मेंटल सेटअप बन जाएगा आप प्लानिंग बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपका मेंटल सेटअप अभी तक बन चुका है, आपको आपके सवालों के आंसर्स मिल चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। अब दोस्तों जब हम रिटायरमेंट के बाद के फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और दोस्तों इन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में जो पहले रिक्वायरमेंट है ये वो है, यू हैव टू रिटायर लोन फ्री। मतलब जब भी आप रिटायरमेंट की एज में जा रहे हैं तो आपको लोन फ्री जाना है, अपने ऊपर एक भी लोन नहीं रखना। और दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में 60 इयर्स के बाद में जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। और दोस्तों ऐसे वक्त अगर आप कोई लोन कैरी कर रहे हो तो हो सकता है कि उसका फ्लोटिंग रेट बढ़ जाए, या अगर आप कोई नया लोन प्लान कर रहे हो तो उसका रेट भी आपको हायर साइड में लगेगा। उसी तरह से दोस्तों रिटायरमेंट के बाद जब आप कहीं पे एफडी करते हो या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद हमारा प्लान होना चाहिए कि हम ज्यादा इंटरेस्ट देंगे नहीं, हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए आपको सारे लोन दोस्तों 60 साल के पहले चुका देने हैं और उसके बाद ही रिटायर होना है। जहां तक आपके लिए पॉसिबल है जरूर कीजिए, जहां पर बिल्कुल फंस गया है मामला, जहां पर नहीं हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी उस लोन को निपटाएं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 के पहले दोस्तों आप पूरी तरह से लोन फ्री हो जाए। अब दोस्तों जो दूसरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है कि आपने अपने बच्चों के ऊपर पूरी मेहनत की हो, उनको पूरा सपोर्ट किया हो, लेकिन अभी भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों उनको इंकरेज कीजिए, उनको रियलिटी बताइए कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास उतना रेगुलर इनकम नहीं रहेगा, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपको खुद का फाइनेंस खुद ही डेवलप करना होगा और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी गलती आप अपने जिंदगी में नहीं कर सकते। कृपया करके ये गलती ना करें। कोई भी बच्चा जब 24 साल के ऊपर हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद का संभालना खुद कर सके, खुद को खुद के पैर पर खड़ा करे और खुद का जो भी
आवक जावक है वो खुद ही संभाले, अपना फाइनेंस खुद ही संभाले, पेरेंट्स से उम्मीद ना रखे, और पेरेंट्स ने भी स्ट्रिक्टली अपना रिटायरमेंट कॉर्पस अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो मंथली इनकम उनको मिल रहा है उसमें से चाहे तो थोड़ा सा सपोर्ट दे, लेकिन जो आपका मेन फंड है, जो मेन रिटायरमेंट का कॉर्पस है, उसमें से दोस्तों कुछ भी अपने बच्चों को ना दे। इस बात पे आपको खासा तौर पर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई तुम तो घर में फूड डलवा दोगे, हमारे बच्चों का हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। भाई आपके बच्चों का आपको ही देखना था और आपने बहुत कंफर्टेबली देख लिया है। और अगर आपके बच्चे 24 साल की उम्र के हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को देखे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आपको मेरी ये बात नहीं पट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बात पटेगी। अगर दोस्तों पटी है तो समर्थन में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर कमेंट जरूर डालिएगा। दोस्तों पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का जो तीसरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो होगा हेल्थ इंश्योरेंस कैरी करना। अगर दोस्तों आप अब तक मतलब कि 55 इयर्स की एज तक अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया तो आपको कम से कम 56 इयर्स की एज में तो दोस्तों लेना ही चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नाम का एक टर्म होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आपको ऑलरेडी है तो दोस्तों उनको कुछ साल तक कवर नहीं करते। जनरली वेटिंग पीरियड 2 साल से लेकर 4 साल तक का होता है। और जो नई हेल्थ गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंटिन्यूस 5 साल तक लिया गया हुआ है तो 5 साल के बाद में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का हवाला देते हुए इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। इस बात को हमको समझना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया और 1 साल के अंदर ही आपको कोई बीमारी आई और वो बीमारी अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब कि शुगर बीपी समान जो बीमारियां होती है उनसे अगर रिलेटेड है दोस्तों तो उसका क्लेम आपको नहीं दिया जाता। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब तक आप वर्किंग हैं तब तक आपका रेगुलर इनकम चल रहा है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे हो सकते हैं उसका हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल रहा होगा, वहां की मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल रही होंगी, लेकिन जैसे आप 60 हो जाएंगे तो आपका वो कवर हट जाएगा, वो मेडिकल फैसिलिटी हट जाएगी और उसको कवर करने के लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और ये कम से कम रिटायरमेंट के 4 से 5 साल पहले लेना चाहिए ताकि रिटायर होते तक आपके पूरे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो कवर हो जाए। उसी के साथ साथ दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक नो क्लेम बोनस मिलता है। अगर आप कोई भी साल में क्लेम नहीं करते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो बढ़ते जाता है, जबकि आपका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहता है जो आपका ओरिजिनल बेस कवर है। तो दोस्तों अगर आप 4 या 5 साल पहले अगर कोई पॉलिसी ले लेंगे, समझ लीजिए आपने 5 या 10 लाख का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और उसके ऊपर हर साल 2-2 लाख रुपए का आपको नो क्लेम बोनस मिल रहा है, तो जब तक आप रिटायर हो जाएंगे वो जो 10 लाख का बेस कवर होगा वो बढ़कर हो जाएगा 20 लाख का और आपको जो प्रीमियम लग रहा होगा वो 10 लाख के हिसाब से मिल रहा होगा। और दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में अगर आपके पास में 15 से 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। और इसको कम खर्चे में हासिल करने का तरीका होता है 5 साल पहले इंश्योरेंस लेना। अब दोस्तों अगर इस हेल्थ इंश्योरेंस के निटी ग्रिटीज को आप और डीप समझना चाहते हैं कि इसमें किस तरह के स्कैम्स होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा या तो वीडियो के एंड में भी दिखेगा। जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में जो घपले हमारे साथ होते हैं, जिस तरह के स्कैम्स हमारे साथ होते हैं, उससे हमको बचना बहुत जरूरी है और ये वीडियो उनसे बचने के लिए आपको हेल्प करेगा। अब दोस्तों जो चौथा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो होगा आपका इमरजेंसी फंड। दोस्तों इमरजेंसी फंड किसी ऐसे इमरजेंसी के लिए जो सडनली आपके जिंदगी में आ जाएगी और उसके कैटर करना इतना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपने वो कैटर नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिंदगी का भी या फाइनेंस का भी। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना चाहिए। और आइडियली इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? कम से कम आपका 12 महीने का खर्चा निकल सके इतना दोस्तों आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साल का 1 लाख रुपए का खर्चा, महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है तो कम से कम 12 लाख या 10 लाख का आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आपका महीने का 50,000 का खर्चा है तो कम से कम दोस्तों 5 से 6 लाख का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और अगर ये फंड आपने नहीं बनाया तो कृपया करके इसको अलग से बना के रखिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस इमरजेंसी फंड के साथ में क्या करना है, ये आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ये बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगा। अब दोस्तों जो पांचवा एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगा वो होगा एक रेगुलर इनकम फंड होना। अब दोस्तों एक रेगुलर इनकम फंड की क्या जरूरत है मैं आपको बताता हूं। जब तक आप सर्विस में थे हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आते थे और आपको ये आदत लग गई थी कि भाई रिटायरमेंट तक मेरे अकाउंट में पैसा आएगा और उस पैसे से मैं अपने महीने का प्लानिंग करूंगा।
बहुत बार तो ऐसा भी होगा कि आने वाली सैलरी को आपने ऑलरेडी खर्च कर दिया होगा और उसी के बेसिस पे आपकी प्लानिंग चल रही होगी। तो दोस्तों ये जो आदत हमको पड़ी है कि हर महीने हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए या हर क्वार्टर हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, ये आदत दोस्तों आपको रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल बहुत खलेगी, क्योंकि सडनली मंथली इनकम आपके अकाउंट में आना बंद हो जाएगा। और इसीलिए आपके अकाउंट में हर महीने या हर क्वार्टर में पैसा आए, इसके लिए आपको एक फंड बनाना पड़ेगा। उसको इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा आपको एक रेगुलर रिटर्न फंड बनाना है जो हर महीने या हर क्वार्टर आपको एक रेगुलर इनकम देगा, जिससे आपके महीने के खर्चे निकलने वाले हैं। और ये एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगा। दोस्तों जो छठवां एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगा वो होगा एक ग्रोथ फंड होगा। अब दोस्तों पहले हमने बात की रेगुलर इन्वेस्टमेंट फंड की या रेगुलर रिटर्न फंड की, जो महीने का आपको कुछ पैसा देगा जिससे आपके रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा निकलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो रेगुलर रिटर्न फंड है ये आपको एक फिक्स रिटर्न देने वाला है, जो आने वाले समय में हो सकता है महंगाई की वजह से आपको कम पड़ने लगे। इसीलिए दोस्तों आपका कुछ पैसा एक ऐसे फंड में होना चाहिए जो आपको ग्रोथ दे सके, जो बढ़ सके, जिसको आने वाले समय में हम निकालकर रेगुलर रिटर्न्स और जनरेट कर सके, ताकि अगर आज का हमारा रेगुलर इनकम हो रहा है 50,000 रुपए का, तो आने वाले समय में ये 25,000 से बढ़ जाए 75,000 तक जाए, ताकि महंगाई को हम टैकल कर सके और सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल हमारा कंटिन्यू रह सके। इसीलिए दोस्तों आपको ग्रोथ फंड भी रखना है। और दोस्तों ये इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, इसको मैनेज कैसे करना है, रेगुलर रिटर्न फंड कैसे बनाना है, इसको मैनेज कैसे करना है, ग्रोथ फंड कैसे बनाना है, इसको मैनेज कैसे करना है, मैं अभी आने वाले समय में आपको बताने वाला हूं। ट्यून रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमने अभी तक देखी उसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। तो दोस्तों जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको याद रखना है उसके ऊपर कुछ भी रूम रेंट लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, कोई सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी कोपे डिडक्टिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें आपके साथ स्कैम कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो बनाया है, इसमें मैंने टोटल स्कैम्स आपको बताई है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो के एंड में लिंक दूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि रूम रेंट का कैपिंग क्यों नहीं होना चाहिए, सब लिमिट क्यों नहीं होना चाहिए, और क्यों कोपे और डिडक्टिबल आपको बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इस हेल्थ इंश्योरेंस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए। और इस एम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेहतमंद जिंदगी फॉलो करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो कम से कम आधा घंटा दोस्तों दिन में वॉक कर लीजिए, तो भी आपकी सेहत सही रहेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों स्ट्रेस कम लीजिए, खुश रहिए, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और इसके बारे में हमको अवेयर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इमरजेंसी फंड को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कम से कम 12 महीने का आपका खर्चा चल सके इतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्लान करके रखना चाहिए तो कम से कम 3 साल का आपका खर्चा निकल सके, इतना दोस्तों आपने प्लान करना चाहिए। मिनिमम 12 महीने का तो आपके पास फंड होना ही चाहिए। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये जो इमरजेंसी फंड होगा ये जहां पर भी आप रखेंगे वो सिर्फ आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, ये आपके स्पाउस के साथ ज्वाइंट नेम पे होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समझ लीजिए अगर आपके साथ कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी, समझ लीजिए आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और आप एडमिट हो गए, और अब आप बैंक जाकर वो पैसा निकाल कर नहीं ला पा रहे हो, जिस इमरजेंसी के लिए आपने पैसा बचाया था वो अब आपको एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों वहां पर अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट होगा तो आपकी वाइफ जाकर उसको एक्सेस कर सकती है, या तो ये अकाउंट आपके बच्चों के साथ आप ज्वाइंट रखिए ताकि वो जाके उसको एक्सेस कर सके। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड जहां पे भी होगा वहां पर ज्वाइंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत वैल्यू एडिंग टिप मैं आपको दे रहा हूं, इसको दोस्तों जरूर नोट कीजिएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों इमरजेंसी फंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है और सिर्फ 3 से 4% का इंटरेस्ट में ले रहा है। दोस्तों आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपके रिक्वायरमेंट के साथ बढ़ते भी जाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इमरजेंसी फंड भी बढ़ना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको उसको कुछ ऐसी जगह पर रखना होगा जिसके ऊपर सेविंग बैंक से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसको आप कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो इमरजेंसी फंड है आप इसको एफडी में रख सकते हो, लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि जब भी आप एफडी में रखते हो तो सिर्फ 1 साल के लिए रखिए। आज इसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, 1 साल पे उसको इंटरेस्ट नहीं दीजिए। सीनियर सिटीजन को तकरीबन 7% तक का दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है, उसका लाभ लीजिए। अगर इमरजेंसी आती है तो आप उस फंड को तोड़कर यूज कर सकते हैं, उस साल का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एफडी तोड़ दी है। अगर आप 1 साल से ज्यादा के इसमें एफडी रखना चाहते हो तो बैंक से अश्योरेंस ले लीजिए कि जितने साल तक वो फंड आपके पास रहा उतना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जहां से आप ब्रेक कर रहे हैं वहीं से दोस्तों आपका कोई भी इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। अगर बैंक की अश्योरेंस देती है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं।
उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ लिक्विड फंड्स मार्केट में आते हैं, कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, उसमें भी दोस्तों आप फंड रख सकते हैं, क्योंकि ये फंड जनरली डेट ओरिएंटेड होते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और जनरली बॉन्ड्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ माना जाता है, और इसीलिए दोस्तों आप वहां पर पैसा पार्क कर सकते हो। जब तक वो फंड बढ़ते रहेगा, वो बढ़ते रहेगा, जिस दिन आपको जरूरत आ जाएगी 2 दिन में दोस्तों लिक्विड फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो बहुत इजीली कैश हो जाते हैं। आपको कुछ भी करके इमरजेंसी फंड को रिस्क की एसेट जैसे कि इक्विटी या इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में दोस्तों नहीं रखना है, क्योंकि इमरजेंसी फंड हमारे पास होना ही चाहिए और किसी भी रीजन से वोलाटाइल नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमारा फंड नीचे नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा अप ही जाना चाहिए, इसलिए उसको सिक्योर जगह पर रखिएगा दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों जिनको करेंसी का नॉलेज है वो चाहे तो अपने इमरजेंसी फंड को यूएस डॉलर्स में भी सेव कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पूरी जिंदगी में यूएस डॉलर का रेट हमेशा बढ़ते गया। अगर आप 1990s में जाएंगे तो यूएस डॉलर पता है 30-35 रुपए का होता था, अभी ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास टच करने जा रहा है। तो यूएस डॉलर भी बढ़ते रहता है, इसलिए आपका इमरजेंसी फंड भी बढ़ेगा, वो भी एक दिन में कैश हो सकता है, बिल्कुल लिक्विड होता है। अगर आप चाहे तो उसको सोने में रख सकते हैं, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोने का सिक्का या सोने का बिस्किट इसमें आप रख सकते हैं, ताकि इमीडिएटली जरूरत पड़ने पर उसको बेच के पैसे हासिल कर सके और उसको यूज कर सके। अगर आप ज्वेलरी में रखेंगे तो 20 से 25% तो दोस्तों आप मेकिंग चार्जेस में, वेस्टेज चार्जेस में दे देंगे, इसीलिए उसको बिस्किट्स में रखिए। हो सके तो छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में रखिए, 10 ग्राम के, 20 ग्राम के, 30 ग्राम के, ताकि जरूरत पड़ने पे जितनी जरूरत है उतनी हिसाब से गोल्ड बेचा और पैसा ले लिया। अगर आप एक ही 100 ग्राम का बिस्किट रखेंगे दोस्तों तो भी मुश्किल हो जाएगी। अब 100 ग्राम का बिस्किट भाई जिसके पास होगा वो तो अमीर आदमी भी होगा, उम्मीद करता हूं आप अमीर आदमी, आपके पास 100 ग्राम का बिस्किट होगा। लेकिन अगर आप उसको 20-20 ग्राम के छोटे छोटे कॉइन्स में रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसको आप जल्दी से बेच पाएंगे और जल्दी से लिक्विडिटी हो जाएगी, और जितनी जरूरत है उतना ही दोस्तों आप फंड निकाल पाएंगे, आपको पूरा बिस्किट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों इमरजेंसी फंड के साथ में एक और बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो आप अपने इमरजेंसी फंड को सेव भी रख सकते हैं और बहुत बढ़िया तरह से बढ़ा भी सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, आपको फंड एक फिक्स डिपॉजिट में डाल देना है या किसी लिक्विड फंड में डाल देना है, जहां पे रेगुलर इंटरेस्ट उसके ऊपर आ है। और दोस्तों वो जो भी रेगुलर इंटरेस्ट आपको आ रहा है वो आपको निकालकर इक्विटी फंड में डाल देना है। मैं बेस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड कहीं पर रख दिया है तो उसको वहीं पर रखिए। अगर आप उसको 6% के रेट से एफडी कर रहे हैं या 7% के रेट से एफडी कर रहे हैं तो तकरीबन 60 to 70,000 का दोस्तों आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। वो जो 60 to 70,000 है दोस्तों उसको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और बाकी 10 लाख को एफडी में कंटिन्यू रखने दीजिए। तो इससे क्या होगा, एफडी आपका 6% की ग्रोथ से बढ़ेगा, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हर साल उसमें ऐड होते जाएगा और वो 12-13% से बढ़ेगा। तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो इमरजेंसी फंड है वो 9 से 10% के रेट से बढ़ सकता है और इससे आपके इमरजेंसी फंड में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। जिसको ये बात समझ में आती है दोस्तों ऐसा करे, वरना चुपचाप उसको फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहने दे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर 6% का रिटर्न भी कंटिन्यूअस बन रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि इमरजेंसी फंड हमने रिटर्न के लिए हासिल नहीं किया था, हमने इमरजेंसी फंड रखा था ताकि इमरजेंसी को हम कैटर कर सके। अब दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि जो रेगुलर रिटर्न्स फंड हमने बात की थी उसको कैसे इन्वेस्ट करना। अब दोस्तों समझ लीजिए आपका रिटायरमेंट हो गया और आपके पास में 2 करोड़ का कॉर्पस आया। बहुत लोग बोल रहे होंगे भाई इतना कॉर्पस हमारे पास नहीं आता, तो भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप इसको कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए, परसेंटेज वाइज उतना ही कम ज्यादा होगा। ओके, तो समझ लीजिए अगर आपके पास में 2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड आया तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने कम से कम 1.2 से लेके 1.5 करोड़ तक का जो फंड है दोस्तों वो किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए जो बिल्कुल भी सेफ हो, जहां पर कैपिटल रिड्यूस होने का बिल्कुल भी खतरा ना हो और उसके ऊपर आपको गारंटीड रिटर्न्स आए। अब दोस्तों इसमें जो सबसे पहला स्कीम मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लॉन्च की थी और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इनफैक्ट हाईएस्ट ऑफ द टाइप इट इज देयर। अगर आप देखेंगे करंट 2024 का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 8.2% का। अब दोस्तों इसमें एक व्यक्ति जो 60 इयर्स के ऊपर है वो मैक्सिमम 30 लाख रुपए रख सकता है, उससे ऊपर नहीं रख सकता है। अगर दोनों मियां बीवी 60 के ऊपर हो चुके हैं तो दोनों अलग अलग तरह से दोस्तों 30 लाख रुपए रख सकते हैं। ऐसे टोटल आप 60 लाख रुपए दोस्तों यहां पर फंड में रख सकते हैं और इसके ऊपर सालाना आपको 8.2% का रिटर्न आएगा। और इसका जो आपको पैसा मिलता है, रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो या तो आप क्वार्टरली ले सकते हो या तो आप उसको ईयरली ले सकते हो। तो आपको एक रेगुलर इनकम आपके अकाउंट में आते रहेगा और इसका लाभ दोस्तों आपने डेफिनेटली लेना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों अभी रिसेंटली एसबीआई ने एक स्कीम निकाला हुआ है जिसमें एक पेंशन प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसमें वो बोलते हैं कि अगर आप हर साल 5-5 लाख रुपए डालेंगे और
उसको अगर आप 5 साल तक डालते रहेंगे तो आप टोटल 25 लाख रुपए दोस्तों उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो 6th ईयर ऑनवर्ड्स वो आपको 9% के रेट से दोस्तों पेंशन देना शुरू करेगा। मतलब कि हर महीने 25,000 रुपए आपको पेंशन देना शुरू करेगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने हर साल 5-5 लाख रुपए डाले और उसके ऊपर अगर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट एसबीआई देने को तैयार है, तो 5 साल बाद दोस्तों टोटल जो पैसा बनेगा वो बनेगा 32 लाख रुपए का। और इसके ऊपर अगर आप 9% का इंटरेस्ट देखेंगे तो वो बनेगा तकरीबन महीने का 25,000 रुपए। और ये दोस्तों यही इंटरेस्ट आपको एसबीआई वापस करने वाला है। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक दोस्तों मंथली आपको 25,000 रुपए आते रहेगा। उसी के साथ साथ जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका जो भी नॉमिनी होगा दोस्तों उसको ये पैसा 32 लाख की जगह 30 लाख रुपए वापस कर दिया जाएगा, ऐसा एसबीआई का कहना है। ये बहुत रिसेंटली लॉन्च स्कीम है दोस्तों, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। आपको एसबीआई में जाके इस स्कीम के बारे में जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अगर 9% का इंटरेस्ट रेट जिंदगी भर के लिए लॉक हो सकता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन होगा। जो दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई एफडी रखते हैं तो पोस्ट ऑफिस मंथली आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट जमा करते जाता है। और करंट अगर 2024 का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इस पे आपको तकरीबन 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बहुत ही हैंडसम इंटरेस्ट माना जाएगा। और इसका भी दोस्तों आपने लाभ लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगर आपने जिंदगी में कभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट लिया होगा, मतलब कि पीपीएफ का अकाउंट लिया होगा, तो आप उसको रिटायरमेंट के बाद में एक्सटेंड कर सकते हो फॉर अ 5 ईयर ब्लॉक पीरियड। और दोस्तों जब आप एक्सटेंड करते हो तो पीपीएफ भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है और इसमें आप साल में एक बार पैसा निकाल सकते हो। तो आप चाहे तो पैसा उसमें रख दीजिए, उसमें से हर साल जितना आपको चाहिए उतना आप निकालते रहिए। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि कभी भी आप 10% से ज्यादा पैसा एक साथ ना निकालें, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप निकालेंगे तो आपका कॉर्पस खत्म होते जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप ये पैसा सिर्फ और सिर्फ एक बार निकाल सकते हो। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप पीपीएफ के माध्यम से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको ये जो विड्रॉल करना है ये हर मार्च में करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब आप मार्च से निकालेंगे तो अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। और अगर सडनली कोई इमरजेंसी आती है तो आप साल भर में कभी भी पैसा निकाल सकते हो, आप अप्रैल में भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आपने इमीडिएटली पहले ही पैसा निकाल लिया, अगर आपने अप्रैल के महीने में पैसा निकाल लिया तो उस साल में आप बाद में कभी पैसा नहीं निकाल पाओगे। एक छोटी सी बार का ही है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और पीपीएफ के थ्रू भी दोस्तों आप अपना रेगुलर रिटर्न्स फंड हासिल कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे लिक्विड फंड्स आते हैं, बहुत सारे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उसमें भी दोस्तों आप अपना पैसा लगा कर रख सकते हो। वहां से भी आप एक हैंडसम रिटर्न ले सकते हो। वहां पे भी आप साल में 1-2 बार 3 बार आप वहां से पैसा निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ेगी। बस ये याद रखिएगा, इतना पैसा मत निकाल लीजिएगा जिससे आपका कॉर्पस ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपको 90 साल तक दोस्तों कॉर्पस रखना है। तो ऐसा अज्यूम कीजिए कि भाई मैं हर साल उसमें से 9% निकाल लूंगा जो मैं इंटरेस्ट के फॉर्म में ले लूंगा, तो दोस्तों आपको पैसा एंड तक पुराएगा। और मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट के बाद आपको इक्विटी मतलब कि शेयर लिंक म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं रखने, आपको सिर्फ और सिर्फ डेट लिंक म्यूचुअल फंड में ही पैसे रखने, अगर आप म्यूचुअल फंड का रूट एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर कोई ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक से ज्यादा घर है और दूसरा घर लॉक पड़ा हुआ है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि भाई घर को लॉक मत रखिए, उसको किराए पर चढ़िए। लॉक की प्रॉपर्टी किसी भी काम की नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपके कहीं पर प्लॉट से कहीं आपके खेत है, तो दोस्तों उसको लीज कीजिए, उसको रेंट कीजिए, किसी वेयरहाउस को दे दीजिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे दीजिए। लेकिन दोस्तों अपने रिसोर्सेज से पैसा निकलवाइए, उसको आइडल मत रखिए, क्योंकि जितना आपका रेगुलर इनकम जनरेट होगा उतना ही आपको फायदा होगा। अब दोस्तों यहां तक का जो भी मैंने आपको बताया, यहां से जो भी रिटर्न आपको आएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम से, या पीपीएफ से जब आप रेगुलर रिटर्न्स निकालेंगे, या अगर आप डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे, तो दोस्तों ये सारा जो पैसा होगा ये आपका माना जाएगा इनकम के फॉर्म में और इसके ऊपर आपको एप्लीकेबल इनकम टैक्स लगेगा। तो दोस्तों अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, अगर आपकी इनकम सालाना 7.5 लाख से ज्यादा है, तो दोस्तों आपको और बेहतर तरह से प्लानिंग करने की जरूरत है। आपको पैसे ऐसे चीज में रखने की जरूरत है जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, ना कि इनकम टैक्स। तब दोस्तों आप पैसा बनाएंगे। और दोस्तों इसीलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में आपको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। और ये टैक्स एफिशिएंसी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि टैक्स में दोस्तों अगर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद में ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। टैक्स बचाकर दोस्तों आप अपने रिटायरमेंट का बहुत सारा कॉर्पस खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए आपको टैक्स एफिशिएंसी समझनी होगी। तो दोस्तों आपको एक काम और करना है, आपको यह समझना है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख से कम की है
तो आपको अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना है दोस्तों, वो न्यू टैक्स रिजिम में भरना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में 7.5 लाख तक इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आप अपने सीए से बात कर लीजिएगा, और सीए का एडवाइस लेके मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि भाई अगर आपका 7.5 लाख से कम का है तो आप न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट कीजिए, इसमें आपका टैक्स ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपका 7.5 लाख के ऊपर का अगर आपको कुछ हो रहा है, मतलब आपका इनकम जा रहा है, अगर आपने इतना अच्छा सेविंग किया है कि उसका जो रिटर्न आ रहा है वो 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख का आ रहा है दोस्तों, तो आप तकरीबन 5 लाख तक का दोस्तों यहां पर जो रिटर्न आपका आ रहा है वो आपको फिक्स डिपॉजिट्स या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस से आना चाहिए, वो आप लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, आपका जो बचा हुआ पैसा है उसको ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में लगाइए, जिसमें इक्विटी कंपोनेंट होगा, मतलब कि शेयर्स कंपोनेंट होगा। अगर आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाना चाहते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में लगाना चाहते हैं, अगर आपको उसकी समझ है तो आप वहां पर लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन सब के ऊपर अगर आप 1 साल से ऊपर इन्वेस्टेड रहते हो और 1 साल के बाद दोस्तों अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगता, आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और अगर आप किसी भी रीजन से 30% के ब्रैकेट में आ रहे हो तो आपको जो एलटीसीजी लगेगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ 12.5% के रेट से। तो दोस्तों सोचिए, जो 5 लाख रुपए के ऊपर आप 30% टैक्स भरने वाले थे, मतलब कि आप तकरीबन 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरने वाले थे, उसी के ऊपर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 12.5% का टैक्स लगेगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपए का या 65,000 रुपए का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों देखिए, जो पैसा बचेगा वो किसके काम आएगा, वो आपके काम आएगा। तो दोस्तों सीए से बात कीजिए, सीए से बात करने के बाद ही दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका कॉर्पस 2 करोड़ के ऊपर का है या 1.5 करोड़ के ऊपर का है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों सीए का एडवाइस जरूर लीजिएगा। सीए आपसे 10,000 रुपए चार्ज जरूर कर लेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका हर साल का कम से कम 50 से 60,000 रुपए बचाने की ताकत रखता है। और इस टैक्स एफिशिएंसी को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले खुद से कुछ सवाल पूछे कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करने जा रहा हूं, और इसके बाद दोस्तों ये जो मेरी चाहत है कि जो भी चीज मैं रिटायरमेंट के बाद करना चाहता हूं, मैं एजुकेशन लेना चाहता हूं, मैं सेकंड करियर करना चाहता हूं, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, मैं स्ट्रगल करना चाहता हूं, इन सारे जवाबों से दोस्तों आपका बनेगा मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप बन जाने से आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को कितने आवक की जरूरत है, क्योंकि मेरे खर्चे इतने इतने फ्यूचर में होने वाले हैं। आपको जो अपना नजरिया है फ्यूचर के खर्चों को लेकर, उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके खर्चे 1 लाख रुपए प्रति महीना होंगे तो आपको प्लान करना है 3 लाख रुपए प्रति महीना से, तभी दोस्तों आप रियलिटी के पास में आओगे। जब आप दोस्तों ये सब चीजें कर लोगे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपको जब पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहां पर करना है। आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, आपको रेगुलर रिटर्न्स फंड बनाना है, आपको अपना ग्रोथ फंड बनाना है। और वो पैसा कहां कहां रखना है, अगर आप इमरजेंसी फंड रखते हो तो आप उसको एफडी में रख सकते हो, 1 साल के लिए आप उसको लिक्विड फंड्स में रख सकते हो। आपका जो रेगुलर रिटर्न्स फंड होगा, जो मैक्सिमम कॉर्पस आपका होना चाहिए, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हो सकता है, एसबीआई की जो पेंशन स्कीम मैंने आपको बताई उसमें हो सकता है, वो हो सकता है पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम है उसमें हो सकता है, या किसी भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में या लिक्विड फंड्स में आपका पैसा हो सकता है। लेकिन आपको इक्विटी में पैसा नहीं रखना है जो आपका रेगुलर वाला है। जो आपका ग्रोथ फंड है दोस्तों, वो आपको इक्विटी लिंक्ड में रखना है। और इक्विटी लिंक्ड में रखने से ये होगा कि अगर आपका जो रेगुलर इनकम फंड है वो आपको 6 से 7% का रिटर्न दे रहा है, तो इक्विटी आपको 12 से 13% का रिटर्न देगा। और दोस्तों वो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपका आज का रेगुलर रिटर्न फंड 1.5 करोड़ का है तो आपका जो बचा हुआ 50 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया था, ये दोस्तों बढ़ बढ़ के फिर 1.5 करोड़ हो जाएगा अगले 10 से 12 साल में। और अगर आपको महंगाई की मार पड़ रही है तो आप उसमें से फिर से 1 करोड़ निकाल दीजिए। अपना जो 1.5 करोड़ का आपने रेगुलर रिटर्न फंड बनाया था उसमें से 1 करोड़ को मर्ज कर दीजिए, उसको 2.5 करोड़ कर लीजिए, तो आपकी मंथली इनकम बढ़ जाएगी। फिर जो 50 लाख आपका बचेगा उसको फिर म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए, अगले 10 साल में वो फिर से 1.5 करोड़ बन जाएगा, फिर पैसा निकाल के ऐड कीजिए। तो दोस्तों आपको लूप कंटिन्यूअस ऑन रखना है, आपको कहीं पर भी डेड एंड पे नहीं आना है, क्योंकि आपको नहीं पता आप कब तक जिंदा रहेंगे। और मेरी उम्मीद ये रहेगी, मेरी दुआ ये रहेगी कि आप कम से कम 100 साल तक जिए, और जब तक जिए तब तक खुशी, सेहतमंद और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, ताकि आपको मरते दम तक इज्जत मिलते रहे, ताकि मरते दम तक आप दोस्तों खुद को रिलेवेंट रख सके। तो दोस्तों आपको अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर हो सकता है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है तो जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए इस तरह की वीडियो में। और अगर हो रही है तो दोस्तों डेफिनेटली मैं खुद के ऊपर वर्क करूंगा ताकि बहुत एक्यूरेट कंटेंट मैं आपके लिए बना पाऊं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक अच्छा सा वैल्यू एडिशन हो सके।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक न्यू वैल्यू एडिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।